डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्राम, आप सुन रहे हैं मसीहा और मैं हूं असद। इससे कबल आप मसीहा की 187 इकसात सुन चुके हैं। अब आखिरी किस्त 188 मुलाहिज़ा फरमाएं। लेकिन इससे कबल के दास्तां का आगाज़ किया जाए, आपसे इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर वीडियोस मिलती रहा करें। और साथ ही आपसे इल्तमास है कि वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा से हमें मुतल्ला किया करें। आइए दास्तां का आगाज करते हैं। इसके बाद वो तीनों तो उठकर अंदर गुफा में चले गए, जबकि बाकी तीनों कबाइलियों में से एक अलाव के गिर्द बैठा रहा। उसके दोनों साथी उठकर खड़े हो गए। वो खासे कदावर और तनोमंद और जंगजू नजर आते थे। उनमें से एक दूसरी जानिब चला गया और दूसरा बाएं सिम्मत, यानी इस तरफ जहां हम घात लगाए बैठे थे। ये तो इधर ही आ रहा है, मैंने होले से कहा। श्श, आने दो, खामोशी से काबू पाना होगा इस पर, तारिक ने कहा। हम जैसे सांस रोके मोहतात हो गए और तारिक के इशारे पर एक दूसरे से चंद फुट के फासले पर दूर हो गए। वो कबाइली राइफल हाथ में थामे बर्फ पर पांव गाड़ता हुआ हमारे करीब तर होता जा रहा था। फिर हमसे सिर्फ 2-3 गज के फासले पर ठहर गया। उसने फिजा में किसी जानवर की तरह अपना मुंह उठाया। मुझे लगा जैसे ये हमारी बू सूंघने की कोशिश कर रहा है। मेरा ख्याल गलत नहीं था। यकायक उसके अंदाजो अतवार में चौकन्नेपन की हरकत हुई और वो मजबूती से राइफल हाथों में थामे इधर उधर देखने लगा। फिर यही वह वक्त था जब उसके हल्क से ऊख की आवाज बरामद हुई। साथ ही उसकी गर्दन से खून का फवारा उबल पड़ा। रूमी ने ताक कर उसकी जानिब खंजर फेंका था। वो तेवरा कर गिरा। शुक्र था कि उसने हाथ में पकड़ी हुई राइफल से हवाई फायर नहीं किया था। वो धप से गिरा और यही एक खराबी और पैदा हो गई। अलाव के पास मोहतात बैठा शख्स यकदम चौंका। उसकी समातें गैर मामूली तौर पर तेज साबित हुई थीं। वो एकदम उठा और उसने कमबख्त टार्च रोशन कर ली। बदकिस्मती से उसकी रोशनी में तारिक की झलक न जाने किस तरह आ गई कि उस कबाइली ने बिजली किसी फुर्ती के साथ तनी हुई राइफल से फायर झोंक मारा। रात के पहर बर्फजार ठिठुरते सन्नाटे में गोली की आवाज किसी बम के धमाके से कम नहीं थी। एकदम जैसे हर तरफ की फिजा मुंतशिर हो गई। साथ ही तारिक की कर्बनाक चीख उभरी। मैं और रूमी तारिक की चीख सुनकर एकदम जैसे सख्ते में आ गए, लेकिन दूसरे हिले में तारिक की करीब से सरसराती सरगोशी उभरी। मैं ठीक हूं, अपनी जगह से हिलना मत, इस हमले के लिए तैयार रहो। उसकी जानदार आवाज सुनते ही रूमी और मैं बेइख्तियार सुकून की सांस लेकर रह गए। कबाइली को धोखा देने के लिए ही तारिक ने चीख मारी थी, मगर उसने जो गुल खिलाना था वो खिला चुका था। यही वजह थी कि फायर की आवाज सुनकर तीसरा कबाइली और गुफा के अंदर नातन रोबोस्की वगैरह भी एकदम पूरी तरह मुसल्ला होकर बरामद हुए। इनके हाथों में भी गन्ने थी। खल्ला बोल दो, तारिक भेड़िए जैसी उर्राहट से बोला। और फिर सबसे पहले मैंने उस कबाइली पर ब्रस्ट फायर किया। वो आवाज निकाले बगैर बर्फ पर ढेर हो गया। हमारी सिम्मत और रुख का अंदाजा होते ही वो चारों यकदम आड़ लिए पोजीशनें बनाकर बैठ गए और फायर खोल दिया। गोलियों की भयानक तड़तड़ाहट उभरी और हमारे इर्द गिर्द जैसे बर्फ का तूफान उमड़ पड़ा। हम तब तक खतरा भांपते ही अपनी जगहें बदल चुके थे। गोलियों के धमाकों से करीब करीब की पहाड़ियों की ढलानों पर से पहले बर्फ के गोले से फिसलकर नीचे आने लगे। इसके बाद छोटे बड़े तोदों ने गिरना शुरू कर दिया। ये क्या मुसीबत खड़ी हो गई? रूमी की झल्लाहट अमेज आवाज उभरी। पीछे हट जाओ वरना दब जाएंगे, तारिक चिल्लाया। तारिक की आवाज पर एक बार फिर हम पर गोलियों की बौछार मारी गई। हम बचते बचाते हुए पसपाई पर मजबूर हुए, लेकिन फिर एक चट्टानी ढलान ऐसी नजर आ गई जिसकी आड़ से ऊपर से स्लाइड होने वाले तोदों की बारी से बच सकते थे। ये तूफान थोड़ी देर में थमा तो यकायक हर सू सन्नाटे का राज हो गया। जरा देर तक तो कुछ नजर नहीं आ रहा था, जबकि अभी हम टार्चें जलाने का रिस्क भी नहीं ले सकते थे। घात में छुपा हुआ कोई दुश्मन इसकी रोशनी पर गोली की बारिश कर सकता था। बर्फ का गुबार थमा तो कुछ देखने के लायक हुए। हम एक बार फिर इंतहाई मोहतात रवि से अलाव की जानिब पेशकदमी करने लगे। दफातन 2 साए मुतहर्रिक नजर आए। हमारी गन्नें सीधी थीं, लेकिन इन्होंने हमें देख लेने में शायद पहल कर ली थी। इसी सबब उनकी जानिब से गोलियों की भयानक तड़तड़ाहट उभरी। हमने भी यह खतरा भांपते ही खुद को वापस दाएं बाएं गिरा लिया था। मैं और तारिक तो फौरन जवाबी फायर करने में कामयाब ना हो सके। अलबत्ता रूमी नशस्त बांध चुकी थी। उसने बर्स्ट फायर कर दिया। एक चीख उभरी। मैं और तारिक बर्फ में तड़प कर सीधे हुए और फिर मैंने तारिक को दौड़ते देखा। वो उसी जानिब भागा जा रहा था जहां दुश्मन के 2 मुतहर्रिक साए नजर आए थे।
देखा देखी मैंने भी दौड़ लगा दी। जरा ही देर में हम दोनों बर्फ पर गिरे कराहते एक मुतहर्रक जिस्म पर हावी हो चुके थे। ये नाथन रोबोस्की था और इसका दायां बाजू और कंधा गोलियों से छलनी हो चुका था। सैफ, इसे संभालो, तो मेरे साथ और रूमी, तारिक ने कहा और वो दोनों फुर्ती के साथ आगे बढ़ गए। मैं बेचैन हो गया। नाथन रोबोस्की करा रहा था। इसी वक्त मेरे अकब से बर्फ सिरकने की आवाज उभरी। मैं तेजी से पलटा ही था कि किसी साए ने अपनी गन को लठ की तरह घुमाकर मुझ पर वार किया। मैं तेजी से झुक गया, मगर फिर भी राइफल की जर्ब मेरे कंधे पर पड़ी और मेरे मुंह से कर्बनाक कराह बुलंद हो गई। ये वही कबायली था जिसके 2 साथियों को हम वासिल जहन्नुम कर चुके थे। इधर मुझे अपना बायां बाजू नाकारा होता हुआ महसूस होने लगा। उसने गुराहट से मुशाबा हल्क से आवाज निकालते हुए दूसरा वार किया। शायद उसकी राइफल की गोलियां खत्म हो चुकी थी, या फिर वो यूं ही दू बदू मुझसे लड़ने के मूड में नजर आ रहा था। मैंने कंधे की तकलीफ सहते हुए तेजी से झुकाई दी। इसका वार खाली गया और वो अपनी झोंक में घूमा। तब मैंने लात चला दी जो उसकी पुश्त पर लगी। वो गिरा और मैंने उसे मौका दिए बगैर अपनी गन से सिंगल शॉट पर फायर दाग दिया। गोली उसकी पुश्त में लगी और वो एक भयानक चीख मारकर ठंडा पड़ गया। मैं रोबोस्की की जानिब मुतवज्जा हुआ। यकलख्त मेरे औसान खता हो गए। वो गायब था। मैंने दीवानों की तरह इधर उधर देखा। खून की लकीर से एक जानिब को गायब होती चली गई थी। मैं चांद तारों की रोशनी में उसी तरफ को लपका। वो करीब की झाड़ियों में जा दुबका था और बड़ी मक्कारी से उसने मुझे आते हुए खामोशी से देखा था और फिर अपनी टांग अड़ा दी। मैं मुंह के बल गिरा। वो जख्मी होने के बावजूद खासा सख्त जान साबित हुआ था। फौरन एक हाथ बुलंद करते हुए कोहनियों के सहारे मुझ पर हमला आवर हुआ। उसके हाथ में लंबे पल वाला मुहीन खंजर दबा हुआ था। वो उसने मेरे बाएं बाजू में घोंप दिया। मेरे हल्क से चीख खारिज हुई। ये वही हाथ था जिसके कंधे पर कबायली ने राइफल लठ की तरह घुमाकर मारी थी। मैं गुर्राते हुए पलटा और एक टांग उसके पहलू में जोर से रसीद कर दी। वो कराह कर गिरा। मैं उस पर जा पड़ा और उसके हाथ से खंजर छीन लिया। बस अब हरकत मत करना, मैंने बेफरे हुए लहजे में कहा और खंजर की नोक उसकी गर्दन पर रख दी। वो गहरे गहरे सांस लेने लगा। उसकी अपनी हालत भी गैर हो रही थी। शिकस्त खोर्दगी ने उसे मजीद निढाल कर दिया था और वो नीम बेहोशी की कैफियत में चला गया। मैंने अपनी पुश्त से एडवेंचर किट उतारी और उसके अंदर से मरहम पट्टी का सामान निकाला। मेरे हाथ किसी मशीन जैसी फुर्ती से चल रहे थे। तारिक मुझे जो जिम्मेदारी दे गया था वो मुझे बहरहाल पूरी करना ही थी। सबसे पहले मैंने उसकी ओर अपनी मरहम पट्टी की। इसके बाद रोबोस्की के हाथ पांव में मखसूस अंदाज की सेट की हुई लच्छेदार रस्सी बांधी। मखसूस अंदाज की इसलिए कि उसे जकड़ बंद करने में कलील तरीन वक्त सर्फ होता था। रोबोस्की को एक तरफ डालकर मैं उसके लिबास की तलाशी लेने लगा। इसी वक्त करीब ही गोली चलने का धमाका हुआ और चीख की आवाज उभरी। मुझे ये चीख रूमी की लगी। मेरा चेहरा फक हो गया और फिर तारिक को रूमी की जानिब पड़ा, जो गुफा की जानिब पहले से पेशकदमी कर चुके थे। वहां पहुंचा तो मैंने रोजी को रूमी के साथ नबुर्द आजमा देखा, लेकिन इस तरह कि इसका एक बाजू खून आलूदा हो रहा था। पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर गिर चुका था। रोजी उस पर हावी होने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ में लंबी नाल वाला पिस्तौल था। तारिक मुझे नजर नहीं आया। वो जाने कहाँ था। रूमी की जिंदगी खतरे में थी। अगर मैं जरा भी जोश से काम लेता तो रोजी बेदुरे उस पर एक फायर दाग सकती थी। लेकिन अगले ही लम्हे मैंने हैरान कुन मंजर देखा। रूमी दफातन खुद मार्शल आर्ट के अंदाज में फिजा में उछली। रोजी उसका निशाना बांधते रह गई और उसने एक अदद मजीद उस पर फायर भी कर डाला, लेकिन वो खता चला गया। जबकि रूमी उस पर कहर की तरह टूटी और बर्फ पर उसे रगेदते हुए ले गई। दोनों में कशमकश होने लगी और तब तक इनके मैं सिर पर पहुंच चुका था। रोजी के चेहरे पर मैंने नफरत से ठोकर रसीद की और वो चीख पड़ी। उसने अपने हाथ पांव ढीले छोड़ दिए। रोजी पर काबू पाने के बाद मैं रूमी के बाजू का जख्म देखने लगा तो वो फौरन हाँफते हुए मुतवाहिश आवाज में बोली, मैं खुद को देख लूंगी, तुम फौरन तारिक के पीछे जाओ। डॉक्टर रमेश भाग खड़ा हुआ है। इस मजदूर रमेश के फरार का सुनकर मैं चौंक पड़ा। मैंने उसे नाथन रोबोस्की के बारे में बताया। उसने कहा वो रोजी समेत इन दोनों को काबू में रखेगी, तुम तारिक के पीछे चले जाओ। मैं उठकर दौड़ पड़ा। चंद कदम चला तो मुझे इल्म ही नहीं हो सका कि मैं किधर जा रहा हूँ। वो न जाने कहाँ थे। फिर अचानक ही एक ब्रस्ट चलने की आवाज उभरी। इस आवाज पर मैं चौंक कर सिम्मत का अंदाजा करते हुए बर्फ पर जिस कदर तेजी से चल सकता था उस तरफ को लपका तो चटकी हुई चांदनी में मुझे टीले की ढलान पर वो दोनों एक दूसरे के पीछे दौड़ते दिखाई दे गए। दोनों के हाथों में गन्ने थी और वो गाहे बगाहे मौका ताकर एक दूसरे पर फायर कर डालते थे। मैंने पल के पल अतराफ का जायजा लिया और एक दूसरी सिम्मत का चक्कर काट कर दौड़ा।
इस तरफ झाड़ियां और दरख्तों का जंगल सा बना हुआ था। मैं शॉर्टकट इख्तियार करके अपने दुश्मन दरीना रमेश को चापने के लिए बेचैन हो रहा था। अभी मैं एक अंदाजे के मुताबिक इनसे चंद कदमों के फासले पर ही था कि मुझे रमेश मरदूद की ललकार सुनाई थी। वहीं रुक जाओ तारिक, अब आगे मत बढ़ना वरना गोलियों से भून कर रख दूंगा। मेरे आसान खता होने लगे। तारिक न जाने कैसे उस मनहूस के जद में आ चुका था। मैं मोहतात रवि से उसकी मकरू आवाज की सिम्मत बढ़ा। एक निस्बतन मोटे तने वाले दरख्त की ओर से हौलनाक मंजर देखा। तारिक सीने तक बर्फ के अंदर गड़े में धंसा हुआ था और उससे कुछ कदमों के फासले पर रमेश था। उसे शायद कुछ दूरी और एक जाविये से देखने पर ऐसा ही लगा जैसे तारिक ने पोजीशन ले रखी हो, मगर हकीकत यही थी जो मैं देख रहा था। वो बर्फ में धंसा हुआ था, लेकिन जल्द ही उस मरदूर रमेश को भी इसका इदराक हो गया कि तारिक बर्फ के एक अंधे कुएं में धंस चुका है और तकरीबन बेबस है। अलबत्ता गन उसके दोनों हाथों में दबी हुई थी। वो फौरन किसी दरिंदे की तरह तारिक को फाड़ खाने के लिए उस तरफ लपका। तारिक ने उस पर ब्रस्ट फायर किया, मगर रमेश ने फुर्ती से एक दरख्त की आड़ ले ली। वो पहले यही करना चाहता था। तारिक इस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाया जा रहा था, क्योंकि उसे भी अपनी हौलनाक बेबसी का अंदाजा हो चुका था। वो एक जगह धंसे रहने पर मजबूर था और रमेश को गोली चलाने का मौका नहीं देना चाहता था। इसी वक्त मैंने रमेश का निशाना लिया। उसकी पुश्त दरख्त की एक आड़ से मेरी तरफ झलक दिखा रही थी। अपने दरीना दुश्मन पर फायर करते हुए या फिर तारिक को उसके रहमो करम पर देखते हुए मेरे हाथों में लर्जिश आ गई थी। इसी वक्त तारिक की गन ने गरजना बंद कर दिया। शायद वो खाली हो गई थी। मैंने ट्रिगर पर उंगली का दबाव बढ़ा दिया और अगले ही लम्हे मेरा चेहरा धुआं धुआं हो गया। अपनी राइफल से हल्की क्लिक की आवाज उभरते सुनकर मेरा लहू यकदम खुश्क हो गया। इधर रमेश मुझसे बेखबर यह अंदाजा करते ही कि तारिक की गन खाली हो चुकी है, वो यकदम दरख्त की आड़ से बरामद हुआ और तारिक की जानिब लपका। इस मरदूद ने अपनी गन की नाल तारिक पर सीधी कर रखी थी। इस वक्त मेरा जी चाहा मेरे अंदर सुपरमैन किसी कुव्वत आ जाए और मैं लपक कर रमेश का रास्ता रोक लूं, मगर जाहिर है ऐसा हो नहीं सकता था। एक खासे फासले से उसे ललकारने की सूरत में वो मुझ पर भी ब्रस्ट फायर कर सकता था, लेकिन जाने क्या हुआ, मैंने यही किया और रमेश को ललकार दिया। रमेश होशियार, तुम मेरी गन की जद में हो। बेशक मेरी गन खाली थी, लेकिन उसे क्या मालूम था, मैं तो फकत थोड़ी मोहलत चाहता था। मेरी ललकारती आवाज पर वो ठिठक कर रुक गया। इस वक्त वो मरदूद निस्फ बर्फ में धंसे हुए तारिक के बिल्कुल सर पर यकीनी मौत बनकर पहुंच चुका था। उसने गर्दन मोड़कर मेरी जानिब देखा। मैंने अपनी खाली गन उस पर तान रखी थी और अंदर से मेरा दिल खौल रहा था। मेरा एक कंधा और बाजू भी जख्मी था। न जाने वो कौन सी कुव्वत थी जो मुझे अपने बदतरीन दुश्मन के सामने खड़े रखे हुए थी। उसने मकरूम मुस्कुराहट से मेरी जानिब देखा और अपनी गन ऐन तारिक की पेशानी से लगा दी और उसी लहजे में मुझसे बोला, तुम मुझ पर गोली चलाने की जुर्रत नहीं कर सकते। हाँ, तुम सही कहते हो, मैंने कहा। इसकी जान बख्शी चाहते हो तो मुझे यहाँ से सही सलामत निकल जाने दो। मेरा दिल उसकी बात पर खुशी से बलियों उछलने लगा। अगर उसे मालूम हो जाता कि मेरे हाथ में पकड़ी हुई गन खाली है तो यकीनन पहले तारिक और फिर मुझे हलाक करने की कोशिश जरूर करता और फिर आराम से निकल जाता, मगर शायद तकदीर उसे इसी तरह फांसना चाहती थी। मुझे मंजूर है, मैंने गन बदस्तूर उस पर ताने रखते हुए कहा और उसे दिखाने के लिए मैंने ट्रिगर पर उंगली रखी। ठीक है, तुम चंद कदम पीछे हट जाओ, मैं भी इसी तरह पीछे हटता चला जाऊंगा, उसने कहा। मैंने यही किया। वो भी पीछे हटने लगा। मेरी जान में जान आई। तारिक के चेहरे पर इस वक्त मौत के सन्नाटे उतरे हुए थे। वो पीछे जाने लगा। मैंने अपनी गन का रुख उसी तरफ किए रखा और उसने भी बदस्तूर तारिक के सर का निशाना ले रखा था। फिर वो पीछे चलता रहा। दरख्तों की आड़ में जाते ही उसने अपनी अजली दुश्मनी निकालने की गर्ज से तारिक पर गोलियां दाग डाली। बर्फ के ठिठुरते तारीख सन्नाटों में गोलियों की बौछार मुझे दुनिया की खौफनाक तरीन आवाज लगी, यूं जैसे कयामत आ गई हो। उस मरदूद ने जाते जाते मुझे शायद आदिल के बाद एक और कारी जख्म मेरे रफीक कार और दरीना जान निसार साथी तारिक को हलाक करने की सूरत में देने का पहले ही से इरादा कर रखा था। तारिक की दर्दनाक चीखें उभरी। मैं जैसे जिंदा लाश की मिसल हो गया। रमेश ने डर से कि मैं जवाब में उस पर फायर न कर दूं, उसने एक ब्रस्ट मुझ पर भी फायर किया और भाग निकला। इसी वक्त रूमी की दिलदोज चीख ने मुझे सख्ते से चौंका दिया। वो भी शायद नातन और रोजी को काबू करके यहाँ आन पहुंची थी और तारिक को इस हाल में देखकर चीख उठी। मैं दौड़ा हुआ उसके करीब पहुंचा। तारिक का सीना और सर का एक हिस्सा लहूलुहान था। मेरी आंखों में खून की चादर सी तन गई। मैंने रमेश की जानिब जनूनियों की तरह दौड़ लगा दी। अकब से मुझे रूमी के रोने चिल्लाने की आवाजें बदरूहों की तरह मेरा पीछा करती महसूस होने लगी।
رمیش نے مجھے اپنی جانب جنونیوں کی طرح دوڑتے آتے دیکھ لیا تھا۔ اس نے پھر برسٹ داغا، لیکن جانے کیا بات تھی، اس بار میں نے بچنے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے لگا جیسے ابھی میرے پر نکل آئیں گے۔ اس نے پھر برسٹ مارا، گولیاں تاریکی اور مدھم چاندنی میں میرے آس پاس پڑی۔ میں بھاگتا رہا۔ ہم دونوں قدرے نشیب میں تھے کہ اچانک ہی میں نے دیکھا نہ تھا اس پر قدرے بلندی ہی سے چھلانگ لگا دی۔ رمیش پر شاید میری دہشت طاری تھی کہ وہ اب دوبارہ فائر کرنے کی جرت کے بجائے بھاگنے پر توجہ مرکوز رکھے ہوئے تھا۔ میں اس کے اوپر تو نہیں، البتہ اتنا قریب ضرور آن پڑا تھا کہ اس کی ٹانگوں سے ٹکرایا، وہ گرا اور ہم دونوں لڑکتے ہوئے نیچے برف سے ڈھکے ہوئے درختوں اور جھاڑیوں میں جا گرے۔ رمیش کی گن چھوٹ کر کہیں دور جا پڑی تھی اور میں نے لپک کر رمیش کو گردن سے دبوچ لیا۔ برفزار ماحول، رات کا آخری پہر، آسمان تاروں اور چاندنی میں نہایا ہوا، ایسے میں میرا ازلی دشمن میرے آہنی شکنجے میں دبا ہوا تھا۔ رمیش، میں حلق پر زور دے کر پرغیظ اور آج سے انتقام تلے غرایا کہ میری آواز کسی زخمی درندے کی محسوس ہونے لگی۔ میں نے اپنے بھائی عادل کی قبر کی مٹی سوکھنے سے پہلے ہی قسم کھائی تھی کہ میں تجھے موت کے گھاٹ اتارے بغیر چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ مجھے معاف کر دو سیف۔ رمیش خزاں رسیدہ پتے کی طرح لرزتے لہجے میں منت سماجت کرنے لگا۔ ہرگز نہیں، تو نے بہت قرض چڑھا لیا مجھ پر۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس بدبخت نے نہ جانے کس طرح اپنی ایک ٹانگ کو مخصوص پوزیشن میں لا کر میری ناف کے نیچے رسید کر ڈالا۔ میں جوش انتقام تلے مار کھا گیا اور کرا کر دوہرا ہو گیا۔ گرفت اس کی گردن سے چھوٹی اور وہ بھاگا۔ میں جب تک سنبھلا اور اس کے تعاقب میں دوڑ لگا تھا کہ اچانک وہیں رک گیا۔ رمیش میری گرفت سے آزاد ہو کر بھاگا تو ضرور تھا، مگر اسے چند ہی قدموں کے فاصلے پر اندھے گڑے نے اسے آن لیا تھا اور وہ بھی سینے تک اندر دھنس گیا۔ ابھی میں اس کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا کہ دفتن مجھے قریب سے محیب غراہٹوں کی آواز سنائی دی۔ میں فوراً درخت کے پیچھے ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں، برفانی بھیڑیوں کا خونخوار گول رمیش کے ارد گرد جمع ہونے لگا ہے۔ رمیش کے پہلے تو خوف کے مارے گھیگی بندی رہی، پھر اس نے مجھے مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا۔ سیف، مجھے بچا لو، میں بے شک مجھے بعد میں گولی مار دینا، لیکن میں ایسی بھیانک موت نہیں مرنا چاہتا۔ اس کی فریاد نے میرے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ کی لکیر کھینچ ڈالی۔ میں اب گویا ایک تماشائے عبرت دیکھنے والا تھا۔ خونخوار بھیڑیے جن کے محیب تھوتنوں سے لمبے شکاری اور نکیلے دانت چاندنی میں جھلکنے لگے تھے، اس کی جانب غراتے ہوئے بڑھنے لگے۔ ان کی تعداد 4-5 کے قریب تھی۔ وہ شکار کی تلاش میں تھے اور بہت بھوکے لگ رہے تھے۔ اگلے ہلے میں وہ اس پر پل پڑے۔ رمیش کی ہولناک چیخیں کچھ دیر تک سنائی دیں، اس کے بعد دم توڑ گئیں۔ اب صرف کچر کچر کی آوازیں آ رہی تھی۔ خونخوار برفانی بھیڑیے اسے بری طرح بھنبوڑنے میں مصروف ہو گئے۔ میں پلٹ آیا۔ رومی تاریخ کو برف کے گڑھے سے نکال چکی تھی اور میرا دل دکھ سے بھرا ہوا تھا، لیکن قریب پہنچا تو یہ دیکھ کر مسرت کی لہر اور بے اختیار خدا سے طارق کی زندگی کے لیے دعائیہ کلمات ابھرے۔ طارق زندہ تھا مگر بے حد زخمی تھا۔ رومی اس کا خون صاف کرنے میں مصروف تھی اور روحانسے انداز میں اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ میں نے اس کے زخموں کا جائزہ لیا۔ سر میں لگنے والی ایک گولی کھوپڑی کے اوپر سے ذرا چھیدتی ہوئی گزر گئی تھی، جبکہ سینے میں 2 گولیوں کے نشانات نظر آ رہے تھے۔ فوراً مسٹر براؤن سے رابطہ کرو رومی، ہیلی کاپٹر ایمبولینس کی ضرورت ہے۔ وہ میں کر چکی ہوں، رومی لرزتی آواز میں بولی اور طارق کا سر گود میں لیے رونے لگی۔ طارق پر مدہوشی طاری تھی، میں بھی اسے پکارنے لگا۔ تھوڑی دیر گزری، فضا میں ہیلی کاپٹر کی گڑگڑاہٹ ابھری، ساتھ ہی سرچ لائٹ تھی جانے لگی۔ میں ایک دم کھڑا ہو کر اپنے دونوں ہاتھ فضا میں ہلانے لگا۔ وہ ہمیں دیکھ چکے تھے۔ ہیلی کاپٹر نیچے آنے لگا۔ اگلے چند منٹوں بعد ہم سب ہیلی کاپٹر میں شہر کی جانب پرواز کر رہے تھے۔ طارق کو ایک اسٹریچر پر لٹا رکھا تھا۔ ابتدائی امداد اسے ہیلی کاپٹر ہی میں دی جانے لگی، جبکہ ناتن اور روزی رسن بستہ حالت میں پچھلے حصے میں فرش پر پڑے تھے۔ اسپتال پہنچتے ہی آنن فانن طارق کو ڈاکٹرز کی ٹیم نے ضروری طبی امداد دینا شروع کر دی۔ رومی اور میری دعائیں رنگ لائی تھیں۔ سچے اور نیک مقاصد میں اپنی جانیں تک داؤ پر لگانے والوں کو اللہ تعالیٰ غازی ہونے کا بھی شرف بخش دیتا ہے۔ طارق کی حالت خطرے سے باہر تھی اور میں اتنی ساری خوشخبریاں خمیرہ کو سنانے کے لیے بے چین تھا، جس کے بارے میں رومی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ڈاکٹر کینٹلی اور مس کورا کے ساتھ پہنچنے والی تھی۔ طارق کی صحت یابی کے بعد ہمیں خصوصی چارٹرڈ پرواز سے پاکستان روانہ ہونا تھا۔